मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग के बीच आज फिर से करीब 50 क्वेश्चन का सेट लेके हाजिर हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मेरा जो आपको क्वालिटीज़ है ये सही नहीं होगा, लेकिन कंटेंट जो है बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड है। चाहे वो आपको दरोगा का मेंस का ही नहीं हो, दरोगा का पीटी का ही नहीं हो, ठीक है, ईएसआई के लिए भी उतना ही उपयुक्त है और ये आपको बीएसएससी एग्ज़ाम जो है उसमें भी काम देगा। ठीक है, हमारी क्वालिटी बेहतर नहीं है, हमारा कंटेंट बेहतर है। ठीक है, और हम धीरे धीरे क्वालिटी पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, ज़्यादा बात करते हुए ना हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, अनंतपुर पवन ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है। तो यह जो अनंतपुर पवन ऊर्जा पार्क है यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कुछ और ऊर्जा पार्क के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि दामन जोड़ी ऊर्जा पार्क जो है, ये दामन जोड़ी ये ऊर्जा पार्क आपको उड़ीसा में है। उसी प्रकार से देखा जाए एक आंध्र प्रदेश में एक और ऊर्जा पार्क है बेलूगुप्पा ऊर्जा पार्क जो है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र में भी कुछ हैं, धालेगांव, धुलगांव, ठीक है, बांसपेट, तुलजापुर, ये सब जो ऊर्जा पार्क हैं ये सब महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम में ये जब मैं क्वेश्चन लूँगा, सेट लूँगा, उसमें मैं निश्चित रूप से जो पूछा हूँ आपसे किसी न किसी सेट में ज़रूर डालूँगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना यह किस राज्य में स्थित है। यह भी आपको आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, अब एक है शाहपुर कुंडी सिंचाई परियोजना, यह आपको पंजाब में है। ठीक है, लखवार परियोजना कहाँ है, यह आपको उत्तराखंड में है। और रेणुका परियोजना यह आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितनी नवरत्न कंपनी है। तो भारत में जो नवरत्न कंपनी है 14 नवरत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी है 10। 14 नवरत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी कितनी है 10। सबका सिर्फ आप 10 महारत्न कंपनी का नाम याद जान लीजिए और 14 नवरत्न कंपनी है सिर्फ ये याद रखिए। ठीक है, तो 10 महारत्न कंपनी कौन कौन सी है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, गेल है, सेल है, कोल है, आईओसीएल है, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है और हाल ही में इधर के वर्षों में पावर ग्रिड और भेल को जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राजभाषा आयोग गठित कर सकता है। तो अनुच्छेद 343 के अधीन हम लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। अनुच्छेद 343 के अधीन राष्ट्रपति जो है हिंदी भाषा को बना सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 344 के तहत जो है सो आपको ये क्या कर सकता है, ये आपको राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति को अधिकार है जो वह राजभाषा आयोग गठित कर सकता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी तैयार कर रखा है, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूँ। ठीक है, भाग 17 में जो है आपको राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा है और यह जो चर्चा है अनुच्छेद 343 से 351 के तहत है। ठीक है, और इसमें जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग जो चुना गया था 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में चुना गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन सदस्य हैं, तो 23वें सदस्य हैं सुनील अरोड़ा, अभी वर्तमान में सदस्य हैं। ठीक है, 2 और कौन सदस्य हैं, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा जो हैं, ये 2 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, बिहार के कौन अभी निर्वाचन आयुक्त हैं, तो HR श्रीनिवास जो हैं बिहार के निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगान न अदा करने का नारा किस सत्याग्रह के दौरान दिया गया। तो लगान न अदा करने का नारा जो है यह आपको खैरा सत्याग्रह के दौरान दिया गया और खैरा सत्याग्रह हुआ कब था, यह आपको 1918 में हुआ था। ठीक है, और लगान न अदा करने का नारा जो है, यह जो नारा दिया गया था मोहनलाल पांडे के द्वारा दिया गया था और यह नारा जो है आपको गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और खैरा आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बारदौली सत्याग्रह के दौरान लगान को 30% से घटाकर कितना कर दिया गया था। तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान लगान को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया था। ठीक है, आप लोग अभी क्या कीजिए, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। ठीक है, और मेरे सुनने के बाद ठीक है आप लोग फिर से बनाइए और मैंने जो एक्स्ट्रा बात पे बोली हैं उसको भी आप लोग अपने मन में उसको देखिए, ये बात है। ठीक है, उसके बाद आगे सेट बनाइए।
ठीक है, तो 6% कर दिया। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928, ये शुरू हुआ था 1922 में, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी 1928 में शामिल हो गए थे इसमें, ठीक है। और यह 1928 में कहाँ पे चला था? सूरत में चला था, ठीक है। और बारदौली के किसानों के अलावा इसमें एक काले लोगों की जनजाति थी, वह भी शामिल थी, ठीक है। और जब यह 1922 में चल रहा था, इसमें मेहता बंधु, ठीक है, कल्याण जी और कुंवर जी, ये मेहता बंधु कहलाते हैं, और दयाल जी, ये तीनों शामिल हुए थे, ठीक है। और इस आंदोलन का पूरी तरह से नेतृत्व किसने किया था? पटेल ने किया था, ठीक है। पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान दी गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी को कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी, जाबड़ी पहाड़ी और नल्लामाला पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में हैं, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बफर स्टेट किसे कहा जाता है? तो बफर स्टेट उसे कहा जाता है जो दो दुश्मन देशों के बीच स्थित देश हो, उसे बफर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्म पानी वन विहार कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन विहार कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लारा कोयला आधारित विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह जो विद्युत स्टेशन है आपको छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक और है सीपत, ठीक है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कुदगी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है, ठीक है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में कहलगांव है, बरौनी है, कांटी है, नवीनगर है, ये सब कहाँ पे हैं? बिहार में। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में है सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा और मैजा, ये सब कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा पर संसदीय समिति बनती है, उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। आप लोग को बिल्कुल ऐसे करना है, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, और मेरे बनाने के बाद फिर से एक बार वीडियो देखिए और फिर उसको बनाइए, और फिर एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया हूँ उसको भी एनालाइज कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग तो सेट बना ही रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो वह कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो वह जो है आपको 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल को कितने महीने पूर्व नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है? तो राज्यपाल को करीब आपको 2 महीने या 60 दिन, इसको दिन में भी याद कीजिए और मंथ में भी याद कीजिए, 2 महीने या 60 दिन के पूर्व नोटिस देकर भी उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध आपको 1215 से 1216 के बीच हुआ था, और यह जो युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था, ठीक है। और यह जो इल्दोज है सो आपको कहाँ का शासक था? यल्दोज जो है आपको ये आपको ये गजनी का शासक था, और इस युद्ध में यह हार गया था। तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध ये कब हुए थे? इसमें 1191 में और 1192 में। 1191 में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और द्वितीय में वह हार गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगोलों का प्रथम आक्रमण भारत के किस शासक के समय हुआ? मंगोलों का प्रथम आक्रमण भारत के किस शासक के समय हुआ? तो मंगोलों का जो यह प्रथम आक्रमण है यह बहराम शाह के समय हुआ। और बहराम शाह किस वंश से संबंधित है? यह आपको गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। अब चंगेज खान ने किसके समय आक्रमण किया था? चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। वह आकर भारत पे आक्रमण नहीं, एक चंगेज खान मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आ गया था, तो चंगेज खान भारत भी आ पहुंचा था, ठीक है। और बहराम शाह जो है, इसी बहराम शाह ने रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी थी, ठीक है। और इसी बहराम शाह ने एक नयाब ए मुमालाकात, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नयाब, ठीक है, नयाब ए मुमालाकात, नयाब ए मुमालाकात का पद नियुक्त किया था। और इस पद पर वह जो किसको नियुक्त किया था? एफ्त-गिन को नियुक्त किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक के समय वास्को डी गामा भारत आया था? तो सिकंदर लोदी के समय वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। अकबर के समय कौन आया था? रॉलेफ फिंच आया था। जहांगीर के समय कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसके तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी हिमालय की है आपको कौन? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। ठीक है, अब इसके बारे में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं। ठीक है, चलिए ठीक है, 1 मिनट। तो हिमालय टोटल आपको 4 श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य उप हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है, बृहद हिमालय को महान हिमालय कहा जाता है और लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है और बाह्य उप हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, हिमालय की जितनी ये 4 श्रेणियां हैं, सब की जो उत्पत्ति हुई है आपको टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। तो इनमें सबसे पुरानी है बृहद हिमालय। इसका निर्माण जो है ओलिगोसीन युग, कौन से युग? ओलिगोसीन युग में हुआ था और उसके पश्चात बृहद हिमालय के पश्चात लघु हिमालय का निर्माण हुआ और लघु हिमालय मध्य मायोसीन युग में हुआ। ठीक है, उसके बाद हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, और इस युग का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ या सेनोजोइक युग में हुआ। तो सबसे प्राचीनतम कौन है? बृहद हिमालय। इसका निर्माण किस युग में हुआ? ओलिगोसीन युग में। ठीक है, और सबसे नवीनतम कौन है? शिवालिक, और शिवालिक का निर्माण किस में हुआ? प्लायोसीन युग में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को अधिकांश कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो भारत को जो है अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है और इसी क्षेत्र से आपको इस क्षेत्र से जो कोयला प्राप्त होता है अधिक, वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्णप्रयाग किन नदियों का संगम है? तो कर्णप्रयाग जो है आपको अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम है और ये जो है आपको अलकनंदा और भागीरथी, यह आपको देवप्रयाग नदियों का संगम है और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग नदियों का संगम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो त्यौहार है आपको राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से गाय की किस्म कौन सी है? तो गाय की किस्म कौन सी है? अगर हम देखें, मुर्रा, नागपुरी, नीली और राठी। तो मुर्रा, नागपुरी और नीली, ये तीनों आपको भैंस की किस्म है और राठी किसकी किस्म है? गाय की किस्म है। राठी किसकी किस्म है? गाय की किस्म है। राठी किसकी है? गाय की, और ये तीनों किसकी है? आपको भैंस की किस्म है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवर्धन मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह जो मठ है आपको उड़ीसा में स्थित है। तो टोटल शंकराचार्य के द्वारा टोटल 4 मठ की स्थापना की गई थी। तो गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, शारदा मठ गुजरात में है, सिंगेरी मठ कर्नाटक में है और ज्योति मठ उत्तराखंड में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरन ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो ताप विद्युत केंद्र है कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कुछ और ताप विद्युत केंद्र है, जैसे कि मुद्रा है, धुबड़म है, बनाकबड़ी है, उकाई है, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है। मध्य प्रदेश में आपको सिंगरौली और शासन ताप विद्युत केंद्र हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको सरगुजा और कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। बिहार में ककवारा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है आपको राज्यपाल, लेकिन हटा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष। ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष। ठीक है, और ये 25 वर्ष किसका है? लोकसभा के सदस्य का। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य का कितना है? 30 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल वंश के किस शासक ने शाहरुख सिक्के चलाए थे? तो मुगल वंश का वह शासक कौन था जो शाहरुख सिक्का चलाया था? तो वह जो शासक था वह था बाबर। कौन था? बाबर। और यह कहाँ चलाया था? काबुल में चलाया था। कहाँ पे चलाया था? काबुल में चलाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्डन टेम्पल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इस टेम्पल का जो डिज़ाइन तैयार किया था हज़रत मियाँ मीर ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का बदनाम गवर्नर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को बदनाम गवर्नर कहा जाता है। बदनाम करने का मेन कारण इसका ये था क्योंकि इसने बंगाल का विभाजन किया था।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत का संरक्षण किस सम्मेलन में कहा गया था? तो ओजोन परत का जो संरक्षण है आपको वियना सम्मेलन में कहा गया था। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन में क्या कहा गया था? जो हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाएंगे। कानकुन सम्मेलन में क्या कहा गया था? तो कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना की बात कही गई थी। लीमा सम्मेलन में क्या कहा गया था? तो 2070 तक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त कर देना है। लीमा सम्मेलन कब हुआ था? COP20 हुआ था, ये जो 2014 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क ये आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कुछ और हैं राष्ट्रीय पार्क, जैसे कि ग्रेट हिमालयन है, पील वैली है, इंद्र किला है और सिंबलबारा, ये सब कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े उत्तर प्रदेश में मात्र एक पार्क स्थित है और उस पार्क का नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ पार्क हैं, जैसे कि बांधवगढ़ है, फॉसिल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है। बहुत सारे सबसे ज़्यादा पार्क जो है आपको मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब जहाँ तक की बात कर लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कुछ पार्क हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, नंदा देवी है, राजा देवी है, फूलों की घाटी है। ये फूलों की घाटी हाल ही में 2020 में जो बिहार दरोगा का पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने कहाँ की थी? तो यह आपको कहाँ की थी? यह रांची में की थी 1934 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में डाला गया? तो मैथिली भाषा को जो है आपको किस संविधान के तहत 92 संविधान संशोधन के तहत इसको आपको डाला गया था। किसमें? इसमें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाषा अनुसूची में डाला गया था। ठीक है, अब 21वां संशोधन भी जो 1967 में हुआ था, यह इसमें आपको सिंधी को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह इसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी डाला गया। ठीक है, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। यह कब हुआ था? 92वां 2003 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह जो अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 दोनों के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल कह सकता है राष्ट्रपति को, लेकिन अनुच्छेद 365 के तहत डायरेक्ट राष्ट्रपति लगा सकता है। कब लगा सकता है? जब केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और राज्य सरकार उस कानून के अनुसार काम नहीं कर रही होती है तो डायरेक्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसमें राज्यपाल की भी जरूरी नहीं है अनुमति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो भारत के 3 राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। कौन कौन? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। बाकी सभी राज्य में पंचायती राज प्रणाली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की थी। ठीक है, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना विश्वनाथ शास्त्री ने की थी। ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज, जब आपसे आदि पूछे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ। यहाँ पे आप लोग ध्यान लीजिएगा, द और द, तो देवेंद्र नाथ हो गया। ठीक है, और साधारण ब्रह्म समाज का हो गया विश्वनाथ शास्त्री। ठीक है, मैं आप लोग को ट्रिक भी बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? तो यह जो राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में आपको कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो महंगाई भत्ते के निर्धारण का अधिकार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा क्या हो जाती है? आधी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रतिरोध क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है।
यह जो प्लाज्मिड है डीएनए संवाहक की तरह कार्य करता है। प्लाज्मिड जो है क्या करता है, डीएनए संवाहक की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मुद्रास्फीति में होता क्या है, एक्चुअली लोगों के पास पैसा बहुत आ जाता है, ठीक है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में क्या होती है, कम होती है। तो डायरेक्ट अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा आपूर्ति में कमी कर सकते हैं। तो मुद्रा आपूर्ति में हम क्या करेंगे, बैंक रेट बढ़ा देंगे, ताकि अगर मान के चलिए आदमी लोन ज़्यादा ना ले, ठीक है, ये सब कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो ने किस परियोजना के तहत ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान से समझौता किया है? तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, उस समझौते का नाम है नेत्रा। क्या नाम है? नेत्रा। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020 में भारत के एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो 2020 में जो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है वह कहाँ से आया है? सिंगापुर से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति आपको मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवस्तंभ मूल्य किस में पाए जाते हैं? तो देखिए, अवस्तंभ मूल्य क्या होता है, जो किसी भी तना से अगर कोई जड़ निकल जाए, तना से जड़ निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अवस्तंभ मूल्य कहते हैं। तो मक्का हो गया, तो ये सब मक्का जो है, मक्का में क्या होता है, तना से जड़ निकलता है, इसलिए यह अवस्तंभ मूल्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कृत्रिम बुद्धि संचालित नॉलेज हब का कहाँ उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन कहाँ पे किया है? दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला पानी के अंदर मेट्रो कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है आपको कोलकाता में, और सबसे पहले कोलकाता में ही मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग होता है। तो फ्यूज तार का उपयोग क्यों होता है? तो फ्यूज तार का जो उपयोग होता है अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। फ्यूज तार में जो होता है यह टीन और सीसा का मिश्र धातु बना होता है, जिसमें टीन की मात्रा ज़्यादा होती है। टीन की मात्रा कितनी होती है? 63% होती है। ठीक है, और इस फ्यूज को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण जब इसे परिपथ में जोड़ा जाता है और जब अधिक धारा का प्रवाह होता है तो यह गल जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, तो करीब शायद आज 49 क्वेश्चन ही मैंने शायद नोट कर पाया, एक क्वेश्चन मिस हो गया, नहीं नोट हो पाया। ठीक है, तो अब आप लोग को कैसा लगता है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।